औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है अवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, अजीब सूरत हाल है। एक जानिब जहां पर पढ़ा लिखा पंजाब, पढ़ा लिखा सिंध, पढ़ा लिखा खैबर पख्तूनख्वा, पढ़ा लिखा बलोचिस्तान, या फिर अगर मैं पूरे समंदर को कूजे में बंद कर दूं तो पढ़ा लिखा पाकिस्तान के जो नारे मारे जाते हैं उनके बरक्स सूरत हाल दिखाई देती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज एक आलमी इदारे की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर इंकिशाफ हुआ है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर 5 साल से लेकर 16 साल तक के 2 से 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि इसमें महंगाई काफी हद तक मौरूद इल्जाम ठहराई जा रही है, क्योंकि महंगाई का दौर है और इस महंगाई के दौर में बच्चों को तालीम के हुसूल की तरफ राइज करना ये एक बेवकूफाना अमल उनकी नजर में तस्लीम किया जा रहा है। अगर आने वाले वक्तों में यही सूरत हाल रही तो ये 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर में इजाफा करते हुए दिखाई देंगे। और कुछ सूरत हाल और कुछ इतलात ये भी हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पेंडेमिक से पहले स्कूल जाया करते थे, तालीम हासिल किया करते थे, लेकिन पेंडेमिक के बाद उनको इतने वसाइल मयसर नहीं आ रहे जिसकी वजह से वो दोबारा स्कूलों का रुख कर सकें और दोबारा अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें या फिर अपनी तालीम को जो है वो जारी रख सकें। जहां एक जानिब हमारे माशरे के अंदर बहुत से रोल मॉडल्स सामने आ रहे हैं, ऐसे बच्चे सामने आ रहे हैं जो कि सुबह में स्कूल जाते हैं, दोपहर में मदरसे जाते हैं और शाम में कहीं ठेला लगाते हैं या कहीं रेस्टोरेंट पर काम करते हैं। वहीं दूसरी जानिब ये बच्चे भी मौजूद हैं जिनके पास इतने वसाइल तक नहीं है कि वो सुबह स्कूल जा सकें या दोपहर में जो है वो मदरसे जा सकें और रात में कहीं काम कर सकें या शाम में कहीं काम कर सकें, बल्कि उनका पूरा दिन किसी मैकेनिक की शॉप पर, किसी सब्जी वाले के ठेले पर या इसी किस्म के दूसरे कामों पर जो है वो भीग रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल आगे आने वाले वक्तों में यही दिखाई देती है कि आलमी ह्यूमन राइट्स की जानिब से यही बात सामने आएगी कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइल्ड लेबर का एक कानून मौजूद है उसको पैरों तले रोन दिया गया है माशरे की जानिब से। और आज बच्चे चाइल्ड लेबर की तरफ तेजी से माइल हो रहे हैं, तेजी से राग़िब हो रहे हैं, मुसलसल इस पर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ऐसे इक़दामात नहीं किए गए जिससे आप चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इक़दामात कर सकें या फिर सूरत हाल को इस हद तक कंट्रोल किया जा सके कि जी जो एजुकेशन के हवाले से मसाइल मौजूद हैं, महंगाई की सूरत हाल है, स्कूल की फीसेस बहुत ज्यादा हैं, सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार अबतर है। इस सूरत हाल के अंदर बच्चों को पढ़ाना लिखाना वालिदैन के बस से बाहर दिखाई देता है। और वाज़ेह तौर पर इससे कबल मुतअद्दिद बार मेरे ही प्रोग्राम में एजुकेशनिस्ट की जानिब से यही बात की गई थी कि इस पेंडेमिक के दौरान जब बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे तो इसमें भी चाइल्ड लेबर का जो मामला है वो काफी हद तक तूल पकड़ता जा रहा है, काफी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि बच्चे घर में फालतू बैठे हैं तो जो गरीब वालिदैन हैं जो कि इस सूरत हाल के अंदर अपने घर का चूल्हा नहीं जला पा रहे, वो फिर बच्चों पर दबाव डालते हैं कि कम से कम किसी मैकेनिक की दुकान पर, किसी दुकान पर या किसी ठेले के ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर दो, कम से कम 100, 200, 300, 500 रुपए घर में तो आएंगे। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो दांव पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मुस्तकबिल के मेहमान किसी गाड़ी का पंचर लगाते हुए दिखाई देंगे या किसी जगह पर फल या सब्जियां फरोख्त करते हुए दिखाई देंगे तो फिर 100% हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा, बल्कि अब सोचने का वक्त भी निकल चुका है। अमली इक़दामात करने होंगे और अमली इक़दामात के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाना चाहिए। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती सतह पर अब तक कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं कि आया अगर ऐसे मामलात हैं तो जितने बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर की तरफ आ गए हैं और चाइल्ड लेबर की जो तादाद बढ़ गई है या वो बच्चे किसी दुकान या ठेले पर काम करने के बाद 100, 200 या 500 रुपए घर लेकर जा रहे हैं, वो उनको तालीम हासिल करने के साथ दे दिए जाएं, उनके माहाना वजीफे मुकर्रर कर दिए जाएं तो शायद सूरत हाल काफी बेहतर दिखाई देगी। लेकिन आगे आने वाले वक्तों के अंदर ऐसी सूरत हाल दिखाई दे रही है जिस पर हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। एजुकेशनिस्ट की जानिब से यही मामलात बार बार उठाए जा रहे हैं कि जो चीजें दिखाई दे रही हैं उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, जो नारे मारे गए उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, जो इक़दामात उठाने की बातें की गई उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, जो तालीम के हुसूल के लिए मराहत देने की बात की गई उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। एक जानिब जहां यह सूरत हाल है वहीं मामला दूसरी जानिब ऐसे भी दिखाई देते हैं कि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर वफाकी सतह पर इस मामले को देख लिया जाए तो पाकिस्तान की तारीख में
पहला पढ़ा लिखा जो वजीर तालीम लगाया गया है, जिनको शफकत महमूद के नाम से जाना जाता है, उनकी जानिब से काफी खामोशी है, काफी सन्नाटा है। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि अगर उन्हें कोई इकदाम करने हो या अगर उन्हें कोई बात करनी हो तो वो बबांगे दहल करते हैं, या फिर अगर उनको कोई इकदाम उठाना हो तो वो फौरी तौर पर उठा लेते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर मामलात खराबी की तरफ आ जाएंगे तो उस पर शफकत महमूद साहब को फौरी सोचना होगा। अगर मैं बात करूं कि जी वो स्कूल्स भी मौजूद हैं जो कि सरकारी सतह पर चलते हैं, तो ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं। इससे कबल मुत्तादिद बार मैंने स्कूल्स के हालत जार के हवाले से प्रोग्राम किया है, उस पर बात की है कि जी स्कूल्स की हालत जार इतनी अच्छी नहीं है। सरकारी स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तालीम के हवाले से काफी चीजें मौजूद हैं। और गुज़िश्ता रोज अगर मैं स्टेटमेंट कोट करता चलूं तो ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सीनियर समाजी रहनुमा है, अक्सर इस किस्म के मौज़ूआत पर आवाज बुलंद करती हैं, आर्टिकल्स लिखती हैं और दीगर मामलात के ऊपर पेश दिखाई देती हैं। लेकिन उनका भी यही कहना है कि अगर स्कूलों के अंदर जानवर बंधे हुए होंगे, अगर स्कूलों के अंदर प्रोफेसर्स जो हैं वो सिर्फ तनख्वाह हासिल करने के लिए आते होंगे, या फिर वो टीचर्स जिनका टीचिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा और वो वहां पर बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, अगर उनसे पूछा जाए कि आपको एजुकेशन की स्पेलिंग आती है तो फिर वो एजुकेशन की स्पेलिंग तक नहीं जानते होंगे। और ऐसी ही कुछ सूरत हाल गुज़िश्ता कई अरसों से देखने में आ रही है। अगर मैं कुछ अरसे पहले की बात करूं तो एक एनजीओ की जानिब से कराची के मुख्तलिफ स्कूल्स में सर्वे किया गया था, जिसमें वाज़ेह तौर पर वो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अगर मैं बात करूं लियारी के एक सरकारी स्कूल के हवाले से, तो वहां पर एनजीओ के नुमाइंदों ने जाकर एक बच्चे से कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पर जो है वो लिखो कि उर्दू में बिल्ली को क्या कहते हैं, तो उसने उर्दू में बिल्ली को जो है वो कुछ और ही जुमला लिख दिया। जबकि अगर उससे पूछा गया कि जी आप बताएं कि डॉग को जो है वो उर्दू में क्या कहा जाता है, तो उसने कहा कि बिल्ली कहा जाता है। यही सूरत हाल देखने में आई, जिसके बाद आगे सूरत हाल के बरक्स जो है वो मामलात और इकदाम दिखाई दिए कि अगर ऐसे बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करेंगे, अगर 3 क्लास 4 क्लास के बच्चे जो हैं वो इस तरह तालीम के हुसूल को मुमकिन बनाएंगे, वहीं दूसरी जानिब जो है वो हुकूमती सतह पर कोई इकदाम नहीं किए जाएंगे, तो फिर वाज़े है कि चीज़ें खराबी की तरफ आती हुई दिखाई देंगी। चीज़ें ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगी जो शायद आपकी और मेरी नॉलेज से बाहर हो और शायद हमारे कंट्रोल से भी बाहर होती हुई दिखाई देती हो। तालीम के हुसूल के लिए बड़ी बातें की जाती हैं कि जी आगे आने वाले वक्तों में तालीम के हवाले से ये प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, ये मंसूबे लाए जा रहे हैं, स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, फलाही इदारों को ठेके दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तालीम का निज़ाम इस पाकिस्तान में बेहतर नहीं हो सकता तो फिर हमें मुस्तकबिल के मेमारों को किसी भी किस्म की उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए कि आप अगर तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपको तालीम का हुसूल मुमकिन बनाने के लिए सरकारी सतह पर इक़दाम किए जाएंगे, सरकारी वजीफे जारी किए जाएंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जिसके बाद सूरत हाल खराबी की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरे मौजू की तरफ मैं आज बढ़ता चलूं तो कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी काफी हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आज का ताजा वाकया है, दोपहर के अंदर एक सीनियर सहाफी को भी घर के बाहर जो है वो लूट लिया गया था। लेकिन इस मामले के ऊपर भी जो है वो आज बात की जाएगी। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज तालीम के हवाले से बात हो रही है क्योंकि चाइल्ड लेबर में इजाफा देखने में आ रहा है। और मैं दोबारा दोहराता चलूं अपनी तमाम तर चीज़ों को, कुछ 5 साल से लेकर 16 साल तक के तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो चारों सूबों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिसके बाद सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर और उनके इकदाम पर और उनकी तालीम दोस्ती के जो नारे हैं उस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ माहिर तालीम अख्तर अराई साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अख्तर भाई, क्या कहना पसंद करेंगे सर, क्योंकि आपने मुसलसल जो है वो चाइल्ड लेबर के हवाले से, जब ये पैंडेमिक चल रहा था आपने कहा स्कूल्स बंद हैं, चाइल्ड लेबर के अंदर जो है वो इजाफा हो रहा है और अब ये रिपोर्ट आ गई है सर कि 2 करोड़ बच्चे पूरे पाकिस्तान में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्या कहेंगे?
गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। मैं एक बार फिर बताता चलूं कि इस वक्त जो मामला दिखाई दे रहे हैं उसके तनाजुर में बड़ी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, जिसके मामलात को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जी चाइल्ड लेबर की रोकथाम अब मुमकिन नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे और उनकी तादाद 2-2.5 करोड़ के करीब होगी तो ये मामलात खराबी की जानिब ही जाते हुए दिखाई देंगे। और अख्तर अराई साहब जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे और दोबारा हमारा राब्ता उनसे जो है वो बहाल हो चुका है। जी अख्तर अराई साहब फरमाइएगा सर, आज रिपोर्ट आ गई है सर 2 करोड़ से 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा पूरे पाकिस्तान के अंदर सर, गरीबी और चाइल्ड लेबर इसमें इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आपका सवाल मैंने सुन लिया था, लाइन ड्रॉप हो गई। देखिए बात यह है कि ये 2 करोड़ वो बच्चा है जो 5 करोड़ पहले स्कूल जा रहे थे पैंडेमिक से पहले। ये 5 करोड़ में से 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, जिसमें लड़कियों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। और 2.5 करोड़ उससे पहले ही आउट ऑफ स्कूल था, जो कि यूनिसेफ और आलमी इदारों की रिपोर्टें मौजूद हैं। ये 2 करोड़ वो बच्चा है जो पैंडेमिक से पहले स्कूल जा रहा था। इसीलिए ये अफसोस का लम्हा है जिसमें बच्चे जो है चाइल्ड लेबर का शिकार हो गए, क्योंकि आमदनी के जर्राए औसत तबके के बहुत कम हो गए। उन्होंने किसी न किसी काम पे लगा दिया बच्चों को, और जो लड़कियां हैं वो घर के काम करने लग गईं। अब देखें कि गर्ल्स एजुकेशन का जब इतनी कोशिश की जा रही थी, जब लेबर चाइल्ड को के लिए काम किया जा रहा था, और वो तालीम का बेड़ा गर्क हो चुका है, जमीन बोस हो चुका है। और हालिया जो आपने ऐलान सुना फेडरल गवर्नमेंट का कि जनाब 33 नंबर देकर मैट्रिक के बच्चों को पास कर दिया जाएगा, सेकेंड ईयर के बच्चों को पास कर दिया जाएगा, तो हमारा तालीमी मयार क्या होगा? क्या ये भी कल जाके लेबर बनेंगे? यानी कि मैट्रिक पास जो है मजदूर होगा, मैट्रिक पास जो है ये काम करने वाला, ये इंटर पास, इनको कौन जॉब देगा? मयार तालीम खत्म हो चुका। मुल्क के अंदर ये इस वक्त इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, कायदे आज़म का वो जो कॉल जब पाकिस्तान बना और उसके बाद कराची में उन्होंने खिताब किया और कहा कि एजुकेशन इज द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब खुदारा कल से पंजाब में भी स्कूल खुल रहे हैं, खुदारा आइंदा स्कूल मत बंद कीजिएगा। हमें चंद साल लग जाएंगे अपने नौनिहालों को, बच्चों को तालीम देते हुए। उन 2.5 करोड़ बच्चों को तो हम वापस नहीं ला पाए तालीमी इदारों में, मगर हम 2 करोड़ मजीद बच्चों को आउट ऑफ स्कूल कर चुके। तो खुदारा जो है हमारा साथ दीजिए। प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट का साथ दे रहा है, हालांकि आर्टिकल 25A के मुताबिक 100% गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मगर प्राइवेट सेक्टर अपनी मदद आप वालिदैन फीस देकर बच्चों को मयारी तालीम देते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर मयारी तालीम नहीं दे पाता, न दे सका। तो अब यह है कि आप हाथ थामिए प्राइवेट स्कूलों का। बहुत स्कूल बंद हो गए, बहुत टीचर बेरोजगार हो गए, जॉब छोड़ गए, अब उस्ताद की कोई इज्जत नहीं रही। वरना यह है कि जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान का आप नारा लगाते हैं, डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, ये नारा खोखला होगा। खुदारा प्लीज वफाकी हुकूमतें और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें इस चीज का बंदोबस्त करें। आप लोन दें, आप सहूलतें मुयसर सहूलतें दें प्राइवेट सेक्टर को, ताकि हमारा जो बच्चा पढ़ सके। 3 करोड़ बच्चा जो मौजूदा स्कूल में आ रहा है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, और जो 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल हो चुका है, ये स्कूल लौटे। स्कूल लौटाना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया गवर्नमेंट के लिए। वो तभी मुमकिन होगा जब प्राइवेट सेक्टर के सर पे हाथ रखेंगे। लेकिन गवर्नमेंट साहब कुछ लोग जो है वो महंगाई को भी इसका जो है वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि महंगाई इतनी हो गई है कि यहाँ घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा, हम बच्चों को कैसे भेजेंगे? और प्राइवेट स्कूल्स की फीसेस भी इतनी ज्यादा होती हैं कि उस सूरत हाल के अंदर बच्चे को स्कूल भेजना बिल्कुल नामुमकिन है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। देखिए सबसे बड़ा नुकसान तो यही हुआ ना कि जब औसत तबके का बंदा जो दिहाड़ीदार था या जो छोटी मोटी जॉब करता था, अब वो देखें बाद में बिजनेस खुले। बिजनेसमैन को तो छूट है, बिजनेसमैन तो आराम से अपने पैसे बढ़ा लेता है। वहाँ कोई कंट्रोल नहीं है कि आप 5% प्राइस बढ़ाएंगे या आप ये करेंगे। वहाँ कीमतें आसमान को छू रही हैं। चूल्हा जलाना जो है उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तालीमी इदारों में बच्चे कैसे भेजें? वालिदैन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, लिहाजा ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पहले भी कानून आईन पाकिस्तान के मुताबिक थी। और एक वक्त था 1963 और 65 एक्ट के मुताबिक प्राइवेट इदारों की सैलरीज का भी 80% बिल जो है वो गवर्नमेंट दिया करती थी, इम्यूनिटी प्लॉट दिया करती थी, बिल्डिंग ग्रांट दिया करती थी। और उस वक्त इन्होंने हाथ खींच लिया
सारे पैसे अपनी जेब में जाने लग गए। तो अख्तर अरई साहब ये भी कहते हैं हुकूमती नुमाइंदे कि अब तो वैसे ही प्राइवेट स्कूल्स के इतने मुंह खुले हुए हैं पैसों वैसों के और फीसेस के मामले पर, तो अब इनको देने की जरूरत नहीं है, क्यों एमिनिटी प्लॉट दें या क्यों फीसेस का 80% बिल अदा करें या क्यों जो है वो लोन्स दें, इनको जरूरत थोड़ी है अब। ये ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर आप ब्रांडेड स्कूलों की बात करती हैं तो 2 से 5% स्कूल हैं जो बहुत बड़े हैं, जहाँ 25, 30, 40, 50 हजार, 1 लाख फीस वाले स्कूल हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। 95% स्कूलों की बात हो रही है जो 5,000, 6,000, 4,000, 3,000 और 2,000 और 1,500 और 500 में पढ़ाते हैं, मास लेवल पे पढ़ाते हैं। उनका मुंह क्यों खुला? क्योंकि 1963 के एक्ट के मुताबिक आपने हाथ खींच लिया। पहले गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूलों को नेशनलाइज कर दिया, बाद में कहा कि अब दोबारा चलाओ, उसके बाद हाथ सर से उठा लिया, अपनी मदद आप पढ़ाते हैं, एक टैक्स माफ नहीं किया जाता। जो तालीम का वजीर था और उसके बाद लेबर का भी पोर्टफोलियो था, वो लेबर टैक्स माफ नहीं करता था। आपने क्या चीज माफ की है इस 2 सालों के अंदर जो इतना बुरहान आ गया? आपने कुछ भी माफ नहीं किया। 2 दर्जन तो टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस प्राइवेट सेक्टर देता है। फिर आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए जरा एहतियात कीजिए, ना माफिया कहिए ना मुंह खोलने की बात कहिए। आप इज्जत तो कीजिए उस्ताद की, जब आप इज्जत ही नहीं करेंगे। सर स्कूल मालिकान के हवाले से जो जबान इस्तेमाल की जा रही है सर, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं, लेकिन जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसके तनाजुर में जो हुकूमती जबान है मैं वही आपके सामने कोट कर रहा हूं सर, कि वो लोग यही कह रहे हैं कि जी प्राइवेट स्कूल्स मालिकान के बहुत ऐश ओ आराम हैं और उनको मराद देने की जरूरत नहीं है। क्या कहना पसंद करेंगे सर? मैं चाहूंगा, क्योंकि अगर यह सूरत हाल रहेगी कि 2 करोड़ मेरे मुल्क का बच्चा जो है वो स्कूल इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि फीसेस ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, तो फिर सर तालीमी निजाम के ऊपर मैं क्या भेजूं? मैं ऑन एयर वो बात नहीं कह सकता। देखिए, बिल्कुल बात यह है कि ये तो मैं तो ये कहता हूं, हमारा ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हमेशा वालिदैन की बात करती है, 7.5 करोड़ बच्चों की बात करती है जो स्कूल जाना चाहिए, जिसमें 2.5 करोड़ नहीं जाते। हमने कभी भी फीसों की बात नहीं की। हमने तो कोरोना के लिए 10 करोड़ का फंड कायम कर दिया। जो बच्चे फीस नहीं दे सकते थे उनसे एप्लीकेशनें मंगवाई और उनको हमने दिया। हमने ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन तो ये चाहती है कि आर्टिकल 25A का रोना रोती रहती है। हम तो गवर्नमेंट को अपना एहसास दिलाते हैं कि आप आइए, संभालिए अपने बच्चों को, फीस इनकी जो है तालीम का बंदोबस्त कीजिए। और हम जो है कोई मसला नहीं, हमने बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए बहुत से और भी हैं, मगर इस शोबे में वो लोग आए जो अपने कौम के बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, अब इज्जत भी कमाना चाहते थे और दाल रोटी भी कमाना चाहते थे। इसमें वो लोग आए। अगर आप उसकी जो उस्ताद की इज्जत नहीं करेंगे, उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे, तो हमारा क्या? हम तो ताले लगा देंगे। पहले 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। आप डेटा उठा के देख लीजिए, हम सारे बंद कर देंगे, हम कोई और बिजनेस कर लेंगे। हम क्यों तालीम के लिए कर रहे हैं? हम तो इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो बच्चा 7.5 करोड़ बच्चा है, 2.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल पहले था, 2 करोड़ और हो गया, 4.5 करोड़ बच्चा बाहर चला गया, बाकी बच्चा 3 करोड़। इसका मकसद है कि ख्वानदी रेट कहाँ जाएगा? अब आप जहालत को प्रमोट कीजिए, बहाने बनाइए, थोड़ी बहुत बात को आप बहाना बना के। तो अख्तर अरई साहब, कुल मिला के बात यह है कि ये जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने ये जो मैंने आपको सामने एदाद शुमार पेश किए हैं जनाबे वाला, इसका सारा जिम्मेदार आप सिर्फ हुकूमत को समझते हैं या फिर उन स्कूल्स को नहीं समझते जिनकी वजह से आप लोगों को ऐसे अलकाबात दे दिए गए हैं कि कोई माफिया कहता है, कोई कुछ कहता है? तो इस मामले के ऊपर आप क्या कहना पसंद करेंगे सर, कि हुकूमती जिम्मेदार है या कुछ जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो 2% आपके दरमियान मौजूद है? सर, लैंड ऑफ लॉ की बात करें ना, आप जब आर्टिकल 25A कहता है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्यों आपने गैप पैदा कर दिया? क्यों प्राइवेट सेक्टर आया? क्यों प्राइवेट सेक्टर ने स्कूल खोले? क्यों जो दानिशमंद स्कूल, देखिए महकमा तालीम के क्लर्क भी जो है वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को लेके जाते हैं। क्यों? ये तो सवालिया निशान गवर्नमेंट से पूछे ना। हम तो मदद कर रहे हैं आपकी, हम बंद कर देते हैं। आप जहालत को प्रमोट कीजिए। आदाद शुमार मैं भी देता हूँ। आर्टिकल जो गवर्नमेंट का पाकिस्तान का कानून है उसकी 25A की मैं बात करता हूँ। किताब खोलिए, आप जिम्मेदार प्राइवेट सेक्टर को ठालते। कहाँ लिखा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर जिम्मेदार है, वो फीस नहीं बढ़ाएगा? कहाँ लिखा हुआ है? आप बताइए मुझे, कानून का रेफरेंस दीजिए। आर्टिकल 25A किस चीज का है? हुकूमत जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है मयारी तालीम, कंपलसरी तालीम 5 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों को देने की हुकूमत जिम्मेदार है। मुझे बताइए, 4.5 करोड़ बच्चा बाहर चला गया, 3 करोड़ पढ़ रहा है, यानी जहालत की लिस्ट में वर्ल्ड का आखिरी 3 मुल्कों में हम आ गए हैं। खुदा के बंदे,
खुदा का ख्याल कीजिए, ऐसा ना करें। हमें क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं, किस कानून के मुताबिक ठहराते हैं, वो कानून तो बता दें। आप छोटी छोटी बातों के एक्सक्यूजेस बना के आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। आप अपनी तो बात करें, आप खोले ना स्कूल, मयारी तालीम करें ना। आपने ताले लगाए हुए, बाथरूम में पीने का पानी नहीं है, बाथरूम में पानी मौजूद नहीं है। आपने कौन सी सहूलतें दी है? आप डिजिटल पाकिस्तान तो की अख्तर बात अराई करते हैं, साहब, इतनी एसोसिएशंस लेकर बैठे हुए हैं सर, इतनी एसोसिएशंस लेकर बैठे हुए, बात दोबारा आ जाएगी वहीं पर सर कि इतनी एसोसिएशंस लेकर बैठे हुए, इत्तेहाद नाम की चीज नहीं है सर आप लोगों के अंदर। एक एसोसिएशन मुतालबा करती है कि सरकारी स्कूल को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए, दूसरी एसोसिएशन का चेयरमैन हमारी प्रोग्राम में बैठ के बोल देता है कि नहीं जी नहीं, तमाम प्राइवेट स्कूल सरकारी महकमों के हवाले कर दिए जाएं। अब बताएं सर, किसकी सुने और हुकूमत किसकी सुने? सर कोई बात ही नहीं है, हम दोनों के लिए तैयार है। देखिए बात यह है कि जरूरी नहीं है कि एक ही बयानिया सब रटेंगे जी। मुख्तलिफ प्रपोजल दिए जाते हैं। ये मैंने प्रपोजल दिया, आप जितने स्कूल नहीं चला सकते, आप लाखों लोग अभी अप्लाई, हजारों टीचर गवर्नमेंट अपॉइंट करने जा रहे हैं, आप अपॉइंट ना करें, आप हमें दे दें, हम उन स्कूलों को चलाएंगे जो गोस्ट स्कूल है आपके, जो बिल्डिंगें खंडर पड़ी हुई हैं, हम उनको चलाएंगे। या फिर हमसे ले लें, हमारा जो भी खर्चा है आप हमें दे दे, 20% कम करके बाकी इन्वेस्टमेंट हमें दे दे, उठा ले स्कूल। भाई प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो इस मुल्क में तालीम है, तालीम थी, और तालीम का बेड़ा गर्क होने जा रहा है। ये अवाम को बेवकूफ मत बनाइए। ये बातें कह के जी एक एसोसिएशन ये कहती है, हम सब एक हैं, पाकिस्तान की तमाम अमली तौर पे साबित करें ना कि सब एक हैं। जब ये 2 करोड़ बच्चा चला जाएगा स्कूल सर, तब मैं मान लूंगा आपकी बात के तमाम एसोसिएशन एक हैं। अरे सर, इस तरह की बातें करने से अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मोटी मोटी बात है, 4.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो गया है। आप वेरीफाई कर लें, 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल सिर्फ जा रहा है। इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। गवर्नमेंट, हम सिर्फ सूबाई हुकूमत की बात नहीं कर रहे, हम फेडरल गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं, सूबाई हुकूमतों की भी बात कर रहे हैं। ये इस तरह की जब बैठे हुए लोग जो है स्टेक होल्डरों को साथ बिठाएंगे नहीं, अपनी पॉलिसीज बनाते रहेंगे, तो ये जमीन बोस होने वाला है। सिस्टम हो चुका है, कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए कि ऐसे लोग मैट्रिक पास करेंगे जो अंगूठा छाप होंगे, मैं गारंटी से कहता हूं उनका फॉर्म नहीं भरा जा सकता। 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो मैट्रिक का फॉर्म बगैर गलती के, बगैर गाइडलाइन के यानी भर ही नहीं सकते वो। अब आपने तो कह दिया 33 नंबर देके हम पास कर देंगे। आप किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? जहालत को प्रमोट कर रहे हैं। 4 करोड़ 4.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल कर दिया। लेबर, आपने बच्चों को उसमें धक्का दे दिया, अब वो बैठ के हॉकर ही बनेंगे। छोटे छोटे जो ठेले आम, बिल्कुल अख्तर अराई साहब, आपका पॉइंट 100% आ गया है सर, और इस पॉइंट में बड़ा दम है कि अगर सही मानों में जो बच्चे जिनको मुसलसल पास कर दिया जाएगा वो क्या सूरत हाल इख्तियार करेंगे और आगे चल के क्या मुस्तकबिल की बागदौड़ संभाल पाएंगे। बहुत शुक्रिया अख्तर अराई साहब, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ही बात होगी, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, जो कि कराची का एक देरीना मसला बन चुका है, जिससे लोग परेशान हैं, अवाम सर पीट रहे हैं, इदारों के सामने रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। कोई नहीं पूछता इस तमाम तर मामले के ऊपर, क्योंकि कराची, सिंध, पाकिस्तान, तमाम अगर मैं सूबों की बात करूं तो तमाम वो इदारे काम कर रहे हैं और भरपूर काम कर रहे हैं जिनका काम सिर्फ एदादो शुमार जारी करना है कि कितने वाकयात रिपोर्ट हुए, कितने में खवातीन के जेवर लुटे, कितने मोबाइल फोन छीने गए, कितनी मोटरसाइकिलें छीनी गई, कितनी गाड़ियां चोरी हो गई और कितने शहरियों को नकदी और कीमती अशिया से महरूम कर दिया गया। आज अवाम मुतालिबा करते हैं कि हमें एदादो शुमार वाले इदारे नहीं, बल्कि इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर इन जराइम को रोकने के लिए इकदाम करने वाले इदारे चाहिए, फौरी तौर पे चाहिए, क्योंकि अब
कोई तबका महफूज नहीं है। आज की अगर मैं बात करूं तो एक सीनियर सहाफी को अजीजाबाद में उनके घर के बाहर लूट लिया गया और उस पर कोई अब तक अमल दरामद नहीं हुआ है। सीसीटीवी फुटेजेस वाजे हो चुकी हैं, लोगों के चेहरे उसमें वाजे हो चुके हैं, मुलजिमान के चेहरे उसमें वाजे हैं, एफआईआर भी कट गई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इकदामात नहीं किए गए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर यही सूरत हाल चलती रही तो आगे आने वाले वक्तों के अंदर जराइम का यह सिलसिला मजीद तूल पकड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब अवाम मुतालिबा कर रहे हैं कि एदादो शुमार से हटकर इकदामात दिखा दो, काम दिखा दो, कारकर्दगी दिखा दो, या फिर खुदारा इन महकमों के ऊपर जितना फंड इकट्ठा किया जा रहा है या इन महकमों के ऊपर जितना मुल्क का सरमाया, मुल्क के अवाम के टैक्स के पैसे लगाए जा रहे हैं, उनको रोक दिया जाए, ये महकमे बंद कर दिए जाएं। क्योंकि अगर सही मानों में स्ट्रीट क्राइम का ये जिन बेकाबू रहता है तो फिर उन तमाम महकमों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, जो कभी गश्त और कभी स्नैप चेकिंग की आड़ में लोगों को रोकते हुए दिखाई देते हैं, मोटरसाइकिलों को हाथ देते हुए दिखाई देते हैं और नौजवानों की चेकिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इन तमाम इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। यह सूरत हाल अगर रही तो कराची के अंदर हालात माजी की निस्बत मजीद खराब हो जाएंगे, क्योंकि माजी में फिर भी इतने हालात खराब नहीं थे जितने अब दिखाई देते हैं। कराची का कोई महल्ला, कोई गली या कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर इन स्ट्रीट क्राइम्स ने जो है वो अपना डेरा ना जमाया हो। ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स की तादाद जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। हम मुसलसल खबरों में देखते हैं कि फला गली के अंदर, फला इलाके के अंदर शहरी को लूट लिया गया, फला गली के अंदर, फला इलाके के अंदर खातून को लूट लिया गया, फला गली के अंदर, फला इलाके के अंदर ताजिर को लूट लिया गया। लेकिन इस पर हमें इकदामात उठाने हैं कि आया पुलिस का महकमा इस पर क्या कर रहा है। जितनी नफरी तैनात की जाती है, उन नफरी का जितना खर्चा हो रहा है, जो आवाम के टैक्स के पैसे से अदा किया जाता है, वो नफरी क्या कर रही है? वो नफरी अपना काम जो है वो सही मानों में बेहतर अंदाज में क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अगर पुलिस अपना काम करने पर आ जाए तो यह सूरत हाल कराची के अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अब जो मामला दिखाई दे रहे हैं वो काफी हद तक खराब हो गए हैं। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अगर यूं ही बढ़ती हुई दिखाई दी तो आगे मामलात मजीद खराबी की तरफ चले जाएंगे। स्ट्रीट क्राइम का ये जिन मुसलसल बेकाबू हो रहा है और अब इतलात ये भी हैं कि घरों पर भी जो है वो डाकों का सिलसिला मुसलसल बढ़ रहा है और डकैतियां बढ़ती जा रही हैं, जिसमें देखने में आ रहा है कि एक या दो अफराद आते हैं, पूरे घर का बासानी सफाया करते हैं और फिर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। कोई नहीं पूछता, कुछ अरसे बाद कोई इतलात आ जाए तो आ जाए, वरना अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीपीएलसी के साबिक सरबराह हैं अहमद चनाय साहब। बहुत शुक्रिया अहमद चनाय साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अहमद चनाय साहब, क्या कहना पसंद करेंगे? सर, ये सूरत हाल दिखाई दे रही है, स्ट्रीट क्राइम के ऊपर भी अब इस शहर के अंदर बात करना पड़ जाए तो मैं क्या बात करूं? सर, क्या कहेंगे इस सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि हालात मजीद खराब हो रहे हैं? गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मैं दोबारा गुजारिश करूंगा अहमद चनाय साहब को लाइन पे लिया जाए, क्योंकि ये मामला काफ़ी अहम है और इस मामले को लेकर काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और यहाँ आपको बताएं कि जो मामला दिखाई दे रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, वो तमाम तर सूरत हाल आगे आने वाले वक्तों में मज़ीद ख़राबी की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई तो ये मामलात हमारे हाथ से निकलते हुए दिखाई देंगे। हमारी क़ुव्वत इतनी नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से हम ये जराइम को रोक सकें, क्योंकि ये जराइम का जिन जो है वो मुसलसल बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ख़ास कराची की बात करूँ तो पहले यहाँ पर जो है वो टारगेट किलिंग के वाकयात काफी हुआ करते थे, लेकिन अब टारगेट किलिंग के वाकयात की जगह स्ट्रीट क्राइम्स ने ले ली है। मोबाइल छिनना, नकदी छिन जाना और खासकर बाकायदा एक सिस्टम के तहत डकैतियों का सिलसिला जो है वो जारी है कि बैंक से शख्स रकम लेकर निकलता है, उसकी रैकी की जाती है कि कितनी रकम लेकर निकला है और कौन से रास्ते से घर जाएगा, और उसको रास्ते में ही निशाना बनाकर और वाज़े तौर पर उससे तमाम तर रकम छीन ली जाती है। लेकिन उस पर कोई जो है वो आवाज नहीं उठाई जाती, कोई इकदामात नहीं किए जाते। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चनाय साहब। बहुत शुक्रिया अहमद चनाय साहब, क्या कहेंगे सर स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से? कराची में हालात खराब होते जा रहे हैं सर, सहाफियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। देखिए, कराची में स्ट्रीट क्राइम का इल्जाम जो है वो मुसलसल चल रहा है। किसी भी स्टेज पे ये नहीं देखा गया कि ये स्ट्रीट क्राइम्स कम हुए हैं।
रिपोर्टिंग जरूर कम हो जाती है लेकिन स्ट्रीट क्राइम कम नहीं होते। लेकिन बात यह है कि ये जिम्मेदारी जो है वो थानों पे बनती है कि थाने इलाके के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके स्पेशल यूनिट्स बनाए हुए होते हैं और स्पेशल यूनिट्स पूरे कराची को नहीं मैनेज कर सकते। इतना बड़ा शहर है कराची, 2.5 करोड़ की आबादी हम कहते हैं इस शहर की, तो क्या 200-250 लोगों का स्पेशल यूनिट जो है वो 2.5 करोड़ की आबादी को मैनेज कर लेगा? क्या क्या उन जगहों पर ये क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल यूनिट काफी होते हैं? मैं समझता हूँ ये कभी भी काफी नहीं होते। इलाके के थाने जो हैं वो उसके जिम्मेदार होते हैं और उनको जो उन पे जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि अगर स्ट्रीट क्राइम होते हैं तो वो थाना जो है वो उसका जिम्मेदार होता है। तो अहमद चनाय साहब, यही मामला दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ वो इदारे क्यों काम कर रहे हैं जिनका काम एदाद शुमार जारी करना है, जिनका काम अमली इकदाम करना है, वो महकमे तो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। बिल्कुल जी, देखें रोना इसी बात का है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद स्ट्रीट क्राइम जो हैं वो इलाके के थाने मैनेज नहीं कर सकते। मैं आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि ये थाने जो हैं उनको अच्छी तरह पता होता है कि इनके इलाके में कहाँ कहाँ वारदातें हो रही हैं, कहाँ कहाँ वारदातें जो हैं डकैत आके करके जाते हैं, और फिर इनको इस बात का भी इल्म होता है कि इनके इलाकों में कहाँ कहाँ ये डकैत रहते हैं। जो सेंसिटिव एरियाज हैं वो हमेशा इन पे मार्क होते हैं। इलाके की जो CID है वो उनको मुसलसल रिपोर्ट करती रहती है। सिर्फ और सिर्फ ये पुष्पनाही छोड़ दें तो कोई वजह नहीं कि ये स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो उस इलाके के से जो है वो वाइप ऑफ हो जाएं। ठीक है अहमद चनाय साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब मुझे अफजल नदीम डोगर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंटी क्राइम एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डोगर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डोगर साहब, क्या कहेंगे सर, आज एक सहाफ़ी को भी लूट लिया गया और ऐसे ही मुतादिद सहाफ़ी भी लूटे गए हैं, शहरी भी लूटे चले जा रहे हैं सर, ताजिर को भी लूटा जा रहा है सर। कोई ऐसा शख्स कराची में नहीं है जिसका इस दौर के अंदर मोबाइल ना छिना हो या उसे नकदी से महरूम ना किया गया हो। सर, शहर के अंदर जराइम की यह सूरत हाल है और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, क्या कहेंगे? बात ये कि सहाफी नहीं, मैं आपकी बात सही है। हमने पिछले दिनों काफी कोशिश की थी ये मालूम करने की कि कोई इस कराची शहर में ऐसा शख्स भी हो जो कभी किसी स्ट्रीट क्राइम या वारदात का निशाना ना बना हो, तो मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स ऐसा हो। जहां तक कंट्रोल ना कर सकने वाली बात है वो तो पुलिस में समझता हूँ कि इसमें बराह रास्त मुलव्वस होना तो एक इल्जाम होता है, लेकिन मुलव्वस इस तरीके से है कि ये प्रैक्टिस पिछले दिनों हुई थी कि जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ही नहीं बल्कि दीगर जुराइम की जो वारदातों में जो लोग गिरफ्तार होते हैं वो उस पे एक पिछले एडिशनल IG थे, उन्होंने एक प्रैक्टिस की थी। उसमें मालूम हुआ था कि 40% जो लोग हैं ना गिरफ्तारी के, जो इब्तदाई यानी आप समझ लें 1 हफ्ता होता है उस दौरान ही छूट जाते हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही। सही। और उसके बाद वो यानी फिर 15 दिन का दौरानिया है, फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद जमानत का दौरानिया है, उसमें वो लोग जो है वो रिहा हो जाते हैं। इस सबसे मेन चीज ये कि जो सजा हो पाती है ना जिनको, उनकी तादाद कोई शायद 4 या 5% है तमाम मुकदमात की। असल बात ये कि जो लोग गिरफ्तार होते हैं और पकड़े जाने के बाद अदालती निजाम, अदालती चाराजोई, इसके दौरान जेल जाते हैं, जेल के दौरान जमानतों पर रिहा हो जाते हैं और फिर वारदातें करते हैं। ऐसा 6-6, 7-7 मरतबा भी लोग यहाँ गिरफ्तार हुए हैं। यानी मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन का सबसे मेन मरहला इन्वेस्टिगेशन का है और उसके बाद उसका प्रोसिक्यूशन का है कि उसमें उस तरीके से ट्रायल ही नहीं किया जाता कि किसी को निशान इबरत बना सकें या आप किसी को ऐसी सजा मिले कि वो आइंदा कुछ ना करे। अच्छा अहमद चनाय साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊंगा सर, आप क्या कहेंगे इस मामले के ऊपर? सर के चले ठीक है, जब खबर चलती है, ब्रेकिंग न्यूज चलती है तो वहां पर भी यही कहा जाता है कि ये मुजरिम पकड़ा गया है और ये पहले भी जेल जा चुका है। फिर सवालिया निशान ये उठते हैं कि जो महकमे काम कर रहे हैं, अगर ये पहले जेल जा चुका है तो जेल से बाहर आने की क्या वजह बनी और जेल से बाहर आना इतना आसान कैसे साबित हुआ? देखिए, स्ट्रीट क्राइम्स के मुल्जिमान की सजाएं कभी नहीं होती, अगर होती भी हैं तो बहुत मिनिमम होती हैं। फिर बात यह है कि जब आप ये कहते हैं कि जेल चले जाते हैं और छूट जाते हैं, छूट इसलिए जाते हैं कि अदम सबूत की बिना पर इनकी जो है वो शनाख्त नहीं हो पाती, और जब शनाख्त नहीं हो पाती, जाहिर है मुझे आज अगर किसी ने लूटा है तो मेरे जहन में वो नकूश जो है वो बहुत अरसे तक नहीं रहते। 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, 3 साल के बाद हमें याद नहीं होता किसने हमें लूटा था। वो शक्ल जो है वो चली जाती है और जब उनकी शनाख्त पेड होती है तो जाहिर है उनकी शनाख्त नहीं हो पाती, उनकी कोई सबूत नहीं होती, और फिर जो गवाह हैं वो भी नहीं आते। इतने अरसा जब कोर्टों के चक्कर लगते रहते हैं तो गवाह जो है वो फिर मुनहरिफ हो जाते हैं, चले जाते हैं,
अदम सबूत की बिना पर जमानतें हो जाती हैं, केसेस खत्म हो जाते हैं और दोबारा फिर वो उन्हीं वारदातों पे आ जाते हैं। और इन केसेस में ये अमूमन देखा गया है कि फौरी जमानत हो जाती है। जब फौरी जमानत हो जाती है तो फिर कहाँ से वो केस की पैरवी के लिए जो है वो जो मुल्जिम है उनकी पैरवी नहीं हो सकेगी और ये आराम से छूट जाते हैं। अच्छा, अफजल नदीम डोगर साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊंगा सर। आसानी से छूट जाते हैं, लेकिन यहां पर यह सूरत हाल रहती है कि जब कोई मुजरिम पकड़ा जाता है, स्ट्रीट क्रिमिनल कोई पकड़ा जाता है, तो उसका मुद्दई बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से लोग छूट जाते हैं और दोबारा वारदातें करते हैं। क्या लगता है सर, क्यों लोग मुद्दई बनने से डरते हैं? देखें, जो गया सो गया। एक यहाँ लोगों ने ये असूल अपनाया हुआ है कि जो माल पैसा जो गया वो गया, क्योंकि उसके बाद उतना ही पैसा उनको और चाहिए उस मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए और उनको पुलिस का मुंह बंद करने के लिए, पुलिस का जो अपने उनके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो चीजें हैं वो, और कोर्ट जाने के लिए। ये सब छोड़ने के बावजूद वो अपना एक काम है, उनका कारोबार है, उनका काम है, उनका ड्यूटी जाना है, उन्होंने ये सारी चीजें उनको वो करनी पड़ती हैं। तो इसलिए लोग एफआईआर दर्ज कराने से जो है वो अमूमन इनकार करते हैं। लेकिन मजबूरी जो होती है कि पुलिस, पहले तो आप चक्कर लगाएं, जब वारदात हुई है 10 लोग चक्कर लगाते रहे, उनकी एफआईआर नहीं कटती। फिर उसके बाद जब कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार हो जाता है तो फिर पुलिस उनकी बैक डेटों की जो एफआईआर है वो दर्ज करती है और उसके बाद जो है वो उनको मजबूरन लोगों को जो है वो करना पड़ता है। लेकिन बेशतर केसों में, जैसे कि चुनाय साहब भी बता रहे थे, ऐसा हुआ है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल सेटलमेंट हुआ है। मकसद एक्स्ट्रा जुडिशियल सेटलमेंट ये कि बाहर बाहर पुलिस उनकी सेटिंग कराती है और जो उनका पैसा किसी का गया है या कोई नुकसान हुआ है वो अजाला कर देते हैं डाकू। और उसके बाद फिर दोबारा नए सिरे से शुरू होते हैं। और ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है हमारा कि अगर कोई गैंग अगर एयरपोर्ट थाने की हदूद में वारदातें करता रहा या वो शाह फैसल कॉलोनी थाने की हदूद में वारदातें करता रहा, जब वो पकड़ा गया उसके बाद वार्निंग होती है उसको, क्योंकि उन पुलिस वालों से, जो उस थाने की पुलिस से उनकी अलग हो जाती है, लिहाजा वो उस थाने की हदूद में वारदातें नहीं करते। अच्छा, थाना हदूद भी अपनी तब्दील कर लेते हैं। इस तरह की मैं समझता हूँ दर्जनों मिसालें, इस पे हम घंटों में इस पे बात कर सकते हैं अगर वो हो। लेकिन असल बात यह कि पुलिस को और इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए चीजों को कि स्ट्रीट क्राइम ही नहीं बल्कि दीगर जो जुराइम की वारदातें हैं, घरों में जो डकैतियां रॉबरीज हो रही हैं उनको, और इसी तरीके से जो बैंक के, अब आप सोचें कि एक बंदे ने पूरी जिंदगी सीपीएलसी में, हमें चुनाय साहब जानते होंगे वो उस पुलिस मुलाजिम को, जो गुज़िश्ता रोज अपनी पेंशन के पैसे लेके बैंक से निकला है और उससे 18 से 20 लाख रुपए थे वो लूटे गए। आप सोचें, उसने पूरी जिंदगी सर्विस पुलिस को दी और पुलिस जो है वो, मैं नहीं समझता कि उसके मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करेगी या पुलिस जो है वो उसको कोई अदाला कर सकेगी। अब अगली जिंदगी उसकी जो पुलिस की ड्यूटी करता रहा और अगली जिंदगी मुझे नहीं समझता कि उसके साथ मजीद कितने थानों के चक्कर या कहाँ उसको क्या उसके साथ मसाइल पेश आएंगे। तो जाहिर है ये पुलिस वालों को इस पे सोचना चाहिए। ठीक है, अहमद शनाज साहब क्या कहेंगे सर? बाहर सेटलमेंट्स हो रही हैं, बाहर मामलात हो रहे हैं, ये तो मैंने फैमिली केसेस में सुना था या फिर सिविल केसेस में सुना था, क्रिमिनल केसेस के अंदर भी ये मामलात होते हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आप पुलिस रिफॉर्म्स या जुडिशियल रिफॉर्म्स को कितना जो है मौजूद इल्जाम ठहराएंगे सर? देखिए, ये कहानी जो है वो कराची के हर शहरी के साथ है जो क्राइम का विक्टिम बना है जी। और जब हम बात करते हैं कि जी जुडिशियल रिफॉर्म्स की, जब हम बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की, तो बातें जरूर हो जाती हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका नतीजा कुछ नहीं आता। आज तक पुलिस ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स अगर हो भी जाए तो कौन से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और हम जो है वो इसी बहस में पड़े रहेंगे कि किस तरह जो है वो आवाम को रिलीफ दिलाई जाए। जब तक प्रोएक्टिव होकर ये काम नहीं होंगे हम इसी तरह इसको जो है वो रोते रहेंगे, लेकिन अमली इकदाम जो है वो नहीं उठाए जा सकेंगे। पूरा स्ट्रक्चर, पूरा निज़ाम जो है वो चेंज होने की बात है। आज जब बात करते हैं कि जी एसएचओ की एवरेज मुद्दत पर्टिकुलर थाने में क्या है, तो वो बहुत कम निकलती है। हालांकि पुलिस रिफॉर्म्स में वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि एसएचओ या इससे ऊपर के तमाम अफसरान जो है वो कम से कम 3 साल तक पोस्ट रहेंगे अपनी जगह पर, और अगर इनकी कहीं तब्दीली भी होती है तो उसके लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए। क्या या तो उन पर कोई इल्ज़ाम हो या उनकी सस्पेंशन हो या फिर उनका टाइम पीरियड पूरा हुआ हो, तो ही वहाँ से तब्दील हो सकेगा। तो ये इस किस्म के रिफॉर्म्स हैं कि जहाँ पर स्टेबिलिटी लाने की बात है पर्टिकुलर इलाके में और इंसाफ जो है वो लोगों को मिले। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कुछ नहीं होता इसमें।
अच्छा, अफजल नदीम डोगर साहब, आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। सर, क्या लगता है, अगर हम लोग जहां जो डिस्कशन कर रहे हैं सर, कोई कंक्लूजन इन मामलात का निकलने वाला नहीं है, तो फिर आगे सूरत हाल तो खतरनाक है, अवाम तो कानून हाथ में लेना शुरू कर देंगे। कि बहुत सारी वारदातें ऐसी हुई हैं जिसमें लोगों ने मौके पे इंसाफ किया है। मीडिया तक बहुत सारी चीजें जिंदा तक जला दिया गया सर, पेश आती हैं। लोगों ने खुद जो है वो उनको पकड़ा है, लोगों को न सिर्फ पकड़ा बल्कि डाकुओं को जो है वो मारा है। ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन जो बात ये कि मसले का हल हो सकता है, हल नहीं हो सकता, कम से कम क्राइम खत्म नहीं हो सकता, स्ट्रीट क्राइम कम जरूर किया जा सकता है। वो है हमारा कंट्रोल तो किया जाए, बिल्कुल, एटलीस्ट। जी, सेफ सिटी प्रोग्राम है, उस पे जो है अमल दरामद नहीं हो रहा। लाहौर में या दीगर इलाकों में जो वारदातें होती हैं, पुलिस उन मुलजमान को गिरफ्तार भी करती है। और मेन बात यह कि जो हमारे सीसीटीवी कैमरे हम बड़े शशके के साथ उसको टीवी चैनल पे चलाते हैं या हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कोर्ट के अंदर जो है वो उसका कोई एक्सेप्ट नहीं की जाती इस तरह की एविडेंस जो है वो। इसका कुछ कानून में तब्दीली की जानी चाहिए, ताकि अगर सीसीटीवी कैमरे में मुल्जिम की शनाख्त हो रही है और आप समझते हैं कि वो बंदा जज खुद देखता है, लेकिन उसके पास कानून में ऐसी चीज नहीं है कि उसको सजा मिल सके उसकी, कि वो वही बंदे ने डकैती की है, तो दर्जनों वाकयात होते हैं जिसमें जो है वो उनके लॉयर जो है वो उसको उस कानून का जो पेचीदगी को सामने ला के जो ऐसे मुल्जिमान को रिहा कराती है। तो बात वही कि जो सेफ सिटी प्रोग्राम है, अगर उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए और इस कराची शहर को जो है वो उस तरह के कैमरे मिल सकें जो कि अदालतों में भी एक्सेप्टेबल हों और मुल्जमान की शनाख्त भी हो, तो मैं समझता हूं कि ये कम किया जा सकता है इस क्राइम को। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर क्राइम रिपोर्टर अफजल नदीम डोगर साहब और साबिक सरबराह CPLC अहमद चनाए साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यही सूरत हाल चलती रही तो जैसा कि डोगर साहब ने फरमाया कि पहले भी अवाम ने कानून हाथ में लिया है, दोबारा ये सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि पहले अगर मैं कुछ वाकयात का जिक्र करता चलूं तो कभी किसी डकैत को उठा के नाले में फेंका गया है, कभी किसी डकैत को उठा के जिंदा जला दिया गया, कभी उसको मौके पर ही फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। ये सूरत हाल अगर दोबारा कराची के अंदर देखने में आई तो मामलात जो हैं वो पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ से निकलते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होगा कि कौन डकैत था और किसने उसको मार दिया, क्योंकि अगर वो डकैती करने आएगा तो फिर लोग अपनी कीमती अशिया को उससे महफूज रखने के लिए इस किस्म के इकदामात की तरफ आ जाएंगे, जो कि पुलिस के लिए भी काफी परेशान कुन साबित हो सकता है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।